हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय विपिन चौधरी। तो इससे ठीक पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिएगा, जिसके अंदर मैंने आपको वर्ड क्या होता है, क्लोज क्या होता है, फ्रेज़ क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो वहाँ दे चुका हूँ। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं उसी कैटेगरी के अंदर। तो नेक्स्ट जो आपकी चीज़ आती है उसको अपन कहते हैं लैंग्वेज के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि इसी को आपका कहा जाता है वाक्य के भेद। यदि मैं हिंदी की बात करूं, इसको अपन कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब यदि अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो किसी भी वाक्य के अलग अलग हिस्से होते हैं, अलग अलग भेद होते हैं, उसके अंदर अलग अलग आपके स्पीच के पार्ट्स जो हैं उनको यूज़ किया जा सकता है। बात करता हूँ मैं अगर लैंग्वेज की, इंग्लिश लैंग्वेज की, तो उसके अंदर बेसिकली आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में यदि मैं बांटने की बात करूँ तो यहाँ से मेरे पास सबसे पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल के आता है वो आता है मेरे भाई क्या, नाउन। यानी कि पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, नाउन। नाउन के बाद में दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपका आता है वो आपका आता है क्या, प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद में अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो यहाँ से आता है वो आपका आता है क्या, एडजेक्टिव। चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो यहाँ से आता है एडजेक्टिव के बाद में वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो रहता है वो आपका रहता है किसका, वर्ब का। इसके बाद में नेक्स्ट वन जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा वो आपका आता है किसका, एडवर्ब का। एडवर्ब के बाद में छठा जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ से आता है वो आपका आता है प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन के बाद में नेक्स्ट वन जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा वो आपका आता है कंजक्शन। और कंजक्शन के बाद में 8वां जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच रहता है, इस 8वें पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है वो अपन कहते हैं लैंग्वेज के अंदर क्या, इंटरजेक्शन। तो ये बेसिकली आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, अलग अलग हिस्से रहते हैं। तो सबसे पहले नाउन हो गया, दूसरा प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, 7वां कंजक्शन हो गया और 8वां क्या हो गया, इंटरजेक्शन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नाउन की। अभी सिर्फ इनका बेसिक आइडिया जो है वो ले लीजिएगा, बाकी चीज़ें जो हैं वो अपन बाद में देखेंगे। नाउन की मैं यदि बात करता हूँ तो नाउन को जो है वो आप हिंदी में डेफिनेशन कहते हो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण व दोष के नाम को, वापस रिपीट कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण व दोष के नाम को, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, तो ये जो होगा वो आपका क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। उसके बाद में सेकंड वन जो है वो आपका आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन की मैं यदि बात करूँ तो आपने पढ़ा होगा संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, और वही सर्वनाम जो है वो आपका क्या कहलाता है, प्रोनाउन। तो कहने का मतलब यदि मैं ऐसा शब्द जिसको नाउन के स्थान पर काम में ले सकता हूँ वो शब्द आपका क्या कहलाता है, प्रोनाउन। बात आती है तीसरी, यहाँ पे जो है वो मैंने लिखा हुआ है क्या, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव की मैं बात करूँ तो एडजेक्टिव जो है वो विशेषता बताने का काम करता है। विशेषता बताने का काम जो है वो कैसे करेगा, या तो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा और या फिर किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। दोनों में से किसी को भी यदि कोई शब्द क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो शब्द जो है वो आपका क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। कहने का मतलब एडजेक्टिव जो है वो या तो किसी नाउन को क्वालिफाई कर सकता है या फिर एडजेक्टिव जो है वो आपका क्वालिफाई कर सकता है किसको, कोई ना कोई प्रोनाउन को। तो सीधी सी बात है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। आगे मैं बात करता हूँ तो आगे मेरे पास शब्द आता है वर्ब। अब वर्ब क्या होता है, वर्ब की मैं बात करूँ तो डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हुए आए हो कि किसी भी काम का होना या काम का करना जो है वो आपका क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। कितने टाइप की होती हैं, कैसे होती हैं, वो सब मैं आप लोगों के साथ में आगे डिस्कस करूँगा। पहले यहाँ से सिर्फ बेसिक सा डेफिनेशन ध्यान में रख लीजिएगा। वर्ब क्या होता है कि किसी भी काम का होना या करना जो होगा वो आपका क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। अब मैं आगे चलता हूँ तो एक यहाँ पे आपको जो है वो शब्द लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, एडवर्ब। एडवर्ब की मैं बात करता हूँ तो एडवर्ब क्या रहता है। एडवर्ब की जब अपन बात करते हैं तो एडवर्ब का ध्यान रखिएगा कि एडवर्ब 3 चीज़ों को क्वालिफाई करता है। कि एडवर्ब जो आपका क्वालिफाई कर सकता है या तो किसी वर्ब को यानी कि क्रिया को, या फिर एडवर्ब आपका क्वालिफाई कर सकता है किसको, एडजेक्टिव को, और या फिर एडवर्ब जो है वो आपका क्वालिफाई कर सकता है खुद एक किसको, एडवर्ब को। तो ये जो आपका
स्ट्रक्चर है ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपके स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना मेरे भाई कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम तो किसने किया, एडजेक्टिव ने, और वर्ब एक आपका एडजेक्टिव और एक आपका एडवर्ब, इन तीनों को क्वालिफाई करने का काम जो करता है वो आपका काम कौन करता है, एडवर्ब करता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन जो आपका शब्द आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो आपका आता है प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, यदि मैं प्रीपोजिशन की बात करूं तो प्रीपोजिशन क्या रहता है कि ये प्रीपोजिशन को आप किसी भी शब्द से पहले यूज़ करते हैं तो उस शब्द की किसी दूसरी शब्द के सापेक्ष में स्थिति बताने का काम जो करता है वो करता है प्रीपोजिशन। डेफिनेशन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इसका फंक्शन इंपॉर्टेंट है कि प्रीपोजिशन काम कैसे करता है। मैं यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रीपोजिशन से रिलेटेड बताता हूँ। सबसे पहली बात, यदि आपको कहीं पर आपका दिया हुआ हो कोई ना कोई क्या प्रीपोजिशन, तो इसके बाद में आने वाला वर्ब जो होगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आएगा, आईएनजी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो बनता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपका बनता है क्या, जेरंड। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरी बात ये रहती है कि जब मैं बात करता हूँ टू की, तो टू के बाद में आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ये वाला जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है इन्फिनेटिव का। तो प्रीपोजिशन के बाद में जेरंड आता है यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और टू के बाद में, क्योंकि टू भी प्रीपोजिशन की तरह काम करता है, तो टू के बाद में आता है आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट आता है आपका कंजक्शन। कंजक्शन क्या रहता है, कंजक्शन जब भी आपके दिमाग में आए तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंजक्शन जो है वो काम करता है किसका, जोड़ने का। तो कंजक्शन का मेन फंक्शन क्या रहता है, जोड़ना। अब मैं यदि बात करूं तो जोड़ता किनको किनको है। अब कंजक्शन देखिएगा, या तो किन्हीं दो शब्दों को आपस में जोड़ देगा, यदि शब्दों को ना जोड़े तो ये जो कंजक्शन आपका जोड़ देगा वो किनको जोड़ देगा, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ देगा। और यदि फ्रेजेस को भी ना जोड़े तो कंजक्शन जो है वो आपका जोड़ देगा किसको, किन्हीं दो क्लोजेस को। तो या तो किन्हीं दो वर्ड्स को जोड़ता है, या फिर किन्हीं दो फ्रेजेस को जोड़ता है, या फिर किन्हीं दो क्लोजेस को जोड़ने का काम जो है वो आपका कौन करेगा, कंजक्शन। कंजक्शन आपके सामने आया, आपके माइंड में एक ही आइडिया आना चाहिए कि कंजक्शन हमेशा जोड़ने का काम करता है। जोड़ेगा किसको, या तो किन्हीं दो शब्दों को, या फिर किन्हीं दो फ्रेजेस को, या फिर किन्हीं दो क्लोजेस को जोड़ने का जो काम करता है वो आइडेंटिटी आपका कहलाती है क्या, कंजक्शन। कंजक्शन के बाद में लास्ट वन जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आता है वो आपका आता है कौन, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन की जब मैं बात करूं तो इंटरजेक्शन जो है वो आपका बताने का काम करता है फीलिंग्स को, ठीक है। यदि फीलिंग्स को ना बताने का काम करे तो ये आपको बताने का काम करता है किसको, इमोशंस को। फीलिंग्स को बताएगा मेरे भाई या इमोशंस को बताएगा, काम जो करेगा वो आपका कौन करेगा, इंटरजेक्शन करेगा। आपने अलग अलग शब्द देखे होंगे, लैंग्वेज में आपके सामने शब्द आएगा ओ आ गया, ठीक है। इसके बाद में आपके सामने शब्द आता है क्या, अलास आ गया। इसके बाद में आपके सामने शब्द आता है क्या, हुर्रा आ गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इन शब्दों के लास्ट में जो है वो आपका साइन लगा हुआ है, ये वाला, इसको विस्मयादिबोधक चिन्ह या इंटरजेक्शन कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये वाला पोर्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी के जो 7 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच बच जाते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण व दोष का नाम होता है। नाउन को आपका नेमिंग वर्ड भी कहा जाता है। इसके बाद में आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन आपका संज्ञा के स्थान पर यानी कि नाउन के स्थान पे जो आपका शब्द काम में लिया जाएगा उसको अपन कहते हैं प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या करेगा, इन दोनों को क्वालिफाई करेगा। वर्ब किसी काम का होना या करना वर्ब कहलाता है। एडवर्ब का ध्यान रखिएगा, वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। प्रीपोजिशन क्या होता है, किसी शब्द से पहले जुड़ के दूसरे शब्द के सापेक्ष उसकी स्थिति को बयां जो करता है वो आपका प्रीपोजिशन कहलाता है। प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। बनता क्या है, जिरंड बनता है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। और टू के बाद में आपका आता है वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में बात आती है कंजक्शन, जोड़ने का काम करेगा किनको, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, या फिर किनको, क्लोजेस को। लास्ट वन आता है आपका इंटरजेक्शन। फीलिंग्स या इमोशंस जो रहती हैं आपकी उनको दिखाने का काम, दर्शाने का काम, उनको एक्सप्रेस करने का काम जो करता है वो इंटरजेक्शन करता है। ओ, अलास, हुर्रा।
और भी काफ़ी सारे वर्ड्स जो होंगे वो इसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये आपके होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फटाफट से इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखते हैं आपका, इसके बाद में आगे चलते हैं। तो आगे अपन चलते हैं किसी भी वाक्य के अंदर कि वाक्य जो है वो आपका बनता कैसे है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर रखी जाती हैं। सबसे पहली एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी क्लोज को बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत हमेशा रहेगी। एक तो चाहिएगा सब्जेक्ट और एक चाहिएगा वहाँ पर क्या, वर्ब। बाकी इसके बाद में मैं यदि बात करता हूँ तो सेंटेंस के आपके सामने अलग अलग हिस्से आते हैं, ठीक है, उनका ध्यान रखिएगा। तो सेंटेंस जो है वो आपका फॉर्म कैसे होता है, उस सेंटेंस के अलग अलग हिस्से कौन से होते हैं, उन सब का अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो इनको मैं रखता हूँ पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि एक वाक्य के क्या होते हैं हिस्से। बेसिकली दो होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब से मिला के आपका कोई भी वाक्य जो है वो बनाया जा सकता है। उसके अलावा कौन से हिस्से होते हैं वो देख लीजिएगा। सबको मैं अलग अलग आपका एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहला जो आता है वो कोई भी जो आपका सेंटेंस होगा उसके अंदर आपका हिस्सा होता है, उस हिस्से को अपन कहते हैं क्या, सब्जेक्ट, यानी कि जिसको आप हिंदी में जानते हैं कर्ता के नाम से। दूसरा जो यहाँ से हिस्सा आएगा वो आता है आपका क्या, सब्जेक्ट, और इसको कहा जाता है आपका क्या, कॉम्प्लीमेंट। होता क्या है एक्सप्लेन करूँगा पूरा, अभी सिर्फ आप इनको समझ लीजिएगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दूसरा हिस्सा आ जाता है। तीसरे हिस्से की मैं यदि बात करूं तो तीसरा हिस्सा आपका यहाँ से रहता है किसका, वर्ब का, जिसको अपन कहते हैं क्रिया। चौथा जो मैं यहाँ से हिस्से की बात करूं तो चौथा हिस्सा आपका आता है किसका, ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट के बाद में पांचवा हिस्सा जो यहाँ से रहता है किसी भी सेंटेंस के अंदर जो आपका आ सकता है, उस सेंटेंस का हिस्सा बन सकता है, उस हिस्से को अपन जानते हैं किस नाम से, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली देखिएगा भाई, ये 5 हिस्से होते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। इनमें जो दो चीज़ें जो आपकी नेसेसरी होती हैं किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, वो दो चीज़ें कौन सी होती हैं, एक तो आपका रहता है क्या, सब्जेक्ट, और एक आपका रहता है क्या, वर्ब। यानी कि इन दोनों की सहायता के बिना आपका क्लोज या सेंटेंस को क्या नहीं कर सकते, अपन बना नहीं सकते। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब 5 हिस्से हो गए, सब्जेक्ट कर्ता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये वाला जो है वो कर्ता का पूरक कहलाता है, वर्ब क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म, और ये कर्म का पूरक रहता है जिसको अपन कहते हैं क्या, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इसको फटाफट से आप जहाँ कहीं भी नोट कर रहे हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके, इसके बाद में आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। आइडेंटिटी क्या होती है, कर्ता। कर्ता के लिए बेसिक सी बात है कि बच्चों का डेफिनेशन क्या होता है कि काम को करने वाला जो है वो अपन हमेशा उसको कर्ता मान के चलते हैं। डेफिनेशन ठीक भी होता है बिल्कुल, लेकिन कई जगह ये डेफिनेशन आपका लागू नहीं होता है। कहने का मतलब बेसिकली यदि मैं किसी भी सेंटेंस को बांटता हूँ तो सेंटेंस में देखिएगा आपके 2 हिस्से होते हैं भाई। सेंटेंस में 2 हिस्से होने का मतलब कि एक तो सेंटेंस के अंदर जो है वो आपका होता है क्या, सब्जेक्ट, ठीक है, और एक सेंटेंस के अंदर आपका जो है वो रहता है क्या, प्रेडिकेट। ये ध्यान रखिएगा, 2 हिस्से होते हैं, एक आपका होता है सब्जेक्ट और एक आपका रहता है क्या, प्रेडिकेट। अब आप कहेंगे कि जी प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। प्रेडिकेट जो है ये वाला हिस्सा अपने आप में मेरे भाई आप लोगों के लिए लेके आता है क्या, एक इंफॉर्मेशन, यानी कि आपके लिए एक सूचना लेके आता है। और वो सूचना जो यहाँ से रहती है क्या, इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपका किसके बारे में रहती है, वाक्य के सब्जेक्ट के बारे में। तो कहने का मतलब 2 हिस्से होते हैं, एक सब्जेक्ट रहता है, एक प्रेडिकेट रहता है। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट के अंदर एक इन्फॉर्मेशन रहती है, एक सूचना रहती है, और वो सूचना जो है वो आपका होती है किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। जैसे मैं किसी पर्सन के लिए कहता हूँ, मैंने कहा कि राम जो है वो धनवान है, तो यहाँ से देखिएगा राम इज रिच। सीधा सिंपल सा सेंटेंस है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है।
आप लोग क्या पढ़ते हैं कि वर्ब से पहले जो आइडेंटिटी रखी जाती है वो अपना सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ से मैं यदि बात करता हूँ तो सब्जेक्ट को निकाल लेते हैं, कौन हो गया, राम। राम के बाद में जो बाकी हिस्सा बच जाता है, बाकी हिस्सा क्या बच गया, इज रिच। अब इज रिच की मैं बात करूँ तो ये जो है वो आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, हिंदी में अर्थ क्या होगा, अमीर है। तो अमीर है तो वो कौन है, राम। तो ये जो आपका बॉक्स में जो मैंने बंद किया है ये हिस्सा क्या हो गया, प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट जो है वो आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जी अमीर है, और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो किसके बारे में है, राम के बारे में। तो प्रेडिकेट क्या होता है कि प्रेडिकेट अपने आप में इंफॉर्मेशन लिए रहता है। वो इंफॉर्मेशन जो है वो आपका होती है सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के बारे में जो सूचना देता है, जो वाक्य का हिस्सा, उस हिस्से को अपन कहते हैं प्रेडिकेट। तो कहने का मतलब काम का करना या होना ही करता नहीं होता है, उसके अलावा जो डेफिनेशन होता है कि जो सूचना प्रेडिकेट अपने आप में लिए रहता है, उस सूचना को जो है जिसके ऊपर लागू किया जा सकता है वो वाक्य का कहलाता है क्या, सब्जेक्ट, या उसी को क्या कहते हैं, कर्ता। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में आगे चलते हैं। तो बात आपका जो है वो सब्जेक्ट की चल रही है। सब्जेक्ट क्या है कि यदि एक शब्द हो तो अपन इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यदि एक से ज़्यादा शब्द जो है वो सब्जेक्ट बन के आ जाए आपके सामने, और होता है ऐसा, कहने का मतलब सब्जेक्ट को जो है वो बड़ा कर दिया जाता है। और ये चीज़ें जो हैं वो खासकर आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर जो है वो करता है, ताकि आपको सब्जेक्ट एक्चुअल फाइंड आउट नहीं कर पाएँ और उसके हिसाब से आप आगे जाके वर्ब जो है वो नहीं लगा पाते हैं। ये ज़्यादातर आपका किया जाता है जो बैंकिंग एग्जाम्स होती हैं उसके अंदर। कहने का मतलब एक ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें सब्जेक्ट को बड़ा कर दिया जाएगा, लार्ज कर दिया जाएगा, और ये प्रोसेस जो है वो आपका कहलाती है सब्जेक्ट इनलार्जमेंट। ध्यान से समझिएगा चीज़ को, चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। कहने का मतलब सब्जेक्ट को बड़ा कर दिया जाएगा, सब्जेक्ट का हिस्सा जो है सब्जेक्ट के अंदर कुछ चीज़ें जोड़ी जाएंगी और सब्जेक्ट को लार्ज बना दिया जाएगा, बड़ा बना दिया जाएगा। प्रोसेस जो है वो आपका कहलाता है सब्जेक्ट इनलार्जमेंट। और ये जो सब्जेक्ट का इनलार्जमेंट होता है, सब्जेक्ट को बड़ा बनाया जाता है, ये आपका बनाया जाता है इनके जरिए, एट्रीब्यूट्स के जरिए। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स जो हैं वो आपके सहायक होते हैं, यानी कि सहायक होने का मतलब साथ में जुड़ते हैं, इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, उनको जो है वो आपका एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। यदि ये एट्रीब्यूट्स सब्जेक्ट के साथ में जुड़ जाएं, कहने का मतलब समझ रहे हैं, यदि ये सहायक जो हैं वो सब्जेक्ट के साथ में जुड़ जाएं तो सब्जेक्ट को क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, सब्जेक्ट को बड़ा कर देंगे। और यही जो आपका सब्जेक्ट का विस्तार करना, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करना भी आप कह सकते हैं, सब्जेक्ट का मॉडिफिकेशन भी आप कह सकते हैं, इस प्रोसेस को जो है वो आपका कहा जाता है सब्जेक्ट इनलार्जमेंट। किया किसके द्वारा जाता है, सब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स के जरिए। अब देखिएगा ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सब्जेक्ट को बड़ा करने का काम करते हैं, ये आपके कौन से हो सकते हैं। यानी कि मैं यदि बात करूं, एट्रीब्यूट जो होंगे वो जो सब्जेक्ट को बड़ा करेंगे, ये एट्रीब्यूट आपका कोई ना कोई क्या हो सकता है, नाउन। ध्यान रखिएगा। दूसरी बात मैं यदि करता हूं तो ये एट्रीब्यूट जो आपके सामने आएगा ये आपका हो सकता है कोई ना कोई क्या, प्रोनाउन। जो एट्रीब्यूट हैं जो सब्जेक्ट को बड़ा करेंगे। तीसरी जो चीज़ यहाँ से आती है वो एट्रीब्यूट आपका आ सकता है किसकी तरह, कोई ना कोई किसकी तरह, एडजेक्टिव की तरह। ठीक है। इसके बाद में मैं यदि बात करता हूँ तो वो जो आपका एट्रीब्यूट होगा वो आपका आ सकता है किसकी तरह, पार्टिसिपल की तरह। पार्टिसिपल क्या होता है, क्वालिटीज आपका वर्ब की या एडजेक्टिव की पजेस करता है, यानी कि एक टाइप से देखा जाए तो एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। और या फिर ये जो आपका एट्रीब्यूट होगा ये आपके सामने आ सकता है किसी न किसी फ्रेज के जरिए। फ्रेज जुड़ा हुआ होगा किसी सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को इनलार्ज कर दिया जाएगा। और या फिर ये जो आपका एट्रीब्यूट होता है ये आपके सामने आ सकता है किसके रूप में, आर्टिकल के रूप में। ठीक है। अब देखिएगा 6 चीजें हैं। नाउन के रूप में आ सकता है एट्रीब्यूट, प्रोनाउन के रूप में आ सकता है, एडजेक्टिव के रूप में आ सकता है, पार्टिसिपल के रूप में आ सकता है, फ्रेज के रूप में, और किसके रूप में, आर्टिकल के रूप में। इन 6 रूप में आपके सामने एट्रीब्यूट आ सकता है। एट्रीब्यूट मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट के साथ में जुड़ेगा, पहले जुड़ सकता है, बाद में जुड़ सकता है,
एट्रीब्यूट आपका कहीं भी जुड़ सकता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट को एक्सपेंड करने का काम करेगा, सब्जेक्ट को लार्ज करने का काम करेगा। प्रोसेस आपका कहलाता है क्या? सब्जेक्ट इनलार्जमेंट। तो ये जो 6 चीज़ें हैं ना, इनका ध्यान रखिएगा, ये आपके एट्रीब्यूट्स की तरह काम में आती हैं। सब्जेक्ट को बड़ा बनाती हैं, सब्जेक्ट को लार्ज बनाती हैं, एक्सपेंड करती हैं। प्रोसेस कहलाता है आपका क्या? सब्जेक्ट इनलार्जमेंट। काम बहुत जगह आएगा भाई। बैंकिंग की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग एग्जाम्स की, उनके बहुत ज़्यादा काम में आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट इनलार्जमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन जो हैं वो उन लोगों को काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर डाले जाते हैं। तो यहाँ से इस चीज़ को समझ लीजिएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि एट्रीब्यूट जो हैं वो आपके किस हिसाब से काम करते हैं, कहाँ से किस हिसाब से एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया जाता है। एग्जांपल्स दे रहा हूँ, एग्जांपल्स का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर मेरे साथ में जो है वो आपका राइट करते जाइएगा। जैसे मैंने कहा कि एन ओल्ड मैन किक्ड द बकेट, और फिर मैं कहता हूँ लास्ट नाइट। ठीक है। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मीरा's daughter went to जयपुर, और फिर मैंने कहा आपका क्या? यस्टरडे। फिर जैसे मैं बात करता हूँ is daughter is a doctor। फिर जैसे मैं आपका बात करता हूँ, मैंने कहा कि barking dogs seldom, फिर हो गया आपका bite। फिर अपन आगे चलते हैं। आगे जैसे मैं कहता हूँ कि मीरा विद हर मदर इज गोइंग टू मार्केट, और फिर मैं कहता हूँ द old beggar was sleeping in the street। 6 सेंटेंस मैंने आपके लिए हैं। ये मैंने आपके इसलिए लिए हैं ताकि मैं यहाँ से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ कि सब्जेक्ट इनलार्जमेंट जो है वो क्या होता है। मैंने आपको 6 चीज़ें बताई थी। सब्जेक्ट इनलार्जमेंट आप कैसे कैसे कर सकते हैं। नाउन के जरिए किया जा सकता है, प्रोनाउन के जरिए किया जा सकता है। आपका जो सब्जेक्ट इनलार्जमेंट होता है वो आप पार्टिसिपल के जरिए कर सकते हैं, फ्रेज के जरिए कर सकते हैं, आर्टिकल के जरिए जो है वो आपका सब्जेक्ट इनलार्जमेंट किया जा सकता है, एडजेक्टिव के जरिए भी आपका क्या कर सकते हैं? सब्जेक्ट इनलार्जमेंट। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट जो होगा वो आपका हमेशा एक शब्द होता है। एक शब्द जो होगा वो आपका सब्जेक्ट रहता है। और सब्जेक्ट के बारे में एक खास चीज़ ये होती है कि सब्जेक्ट जो होगा वो या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा या कोई जिरंड होगा या फिर आपका क्या होगा? कोई ना कोई इन्फिनेटिव होगा या फिर नाउन के स्थान पर नाउन फ्रेज भी आ सकता है। तो ये जो चीज़ें होंगी वो सब्जेक्ट के स्थान पर काम करती हैं। ध्यान रखिएगा, हेड वर्ड जो है वो नाउन या प्रोनाउन के तौर पर काम करता है। अब देखिएगा, यहाँ से मैं यदि बात करूँ तो किक जो है वो यहाँ से आपका काम कर रहा है किसकी तरह? वर्ब की तरह। और किक से पहले जो लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ है एन ओल्ड मैन। ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा जो हेड वर्ड है, जो मुख्य नाउन है वो कौन हो गया? मैन। अब मैन को डिफाइन कर रहा है कौन? ओल्ड यानी कि बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ा आदमी। और इससे पहले आपका जुड़ा हुआ है क्या? आर्टिकल एन। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, कौन सा? एक तो ओल्ड और एक एन, ये आपका डिफाइन कर रहा है किसको? मैन को। तो कहने का मतलब इस नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो एक्चुअल सब्जेक्ट आपका कौन हो गया? मैन। और ये दोनों शब्द जो होंगे वो आपका मैन के लिए किसका काम करेंगे? एट्रीब्यूट का।
यहाँ से किक द बकेट, ध्यान रखिएगा कि मैं आपको इडियम जो आपके शब्द जो हैं वो आपके साथ में आते जाएंगे, उनका अर्थ जो है वो साथ में समझाता जाऊंगा। किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, ठीक है। किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, यानी कि मर जाना। तो ये जो आपको अर्थ देता है, ये कौन सा फ्रेज देता है, किक द बकेट। मीराज डॉटर वेंट टू जयपुर यस्टरडे, वर्ब को फाइंड आउट कर लीजिए। वर्ब से पहले जो आइडेंटिटी लगी हुई मिलेगी वो आपका क्या कहलाती है, सब्जेक्ट कहलाती है। वेंट, तो वेंट आपका वर्ब है, वर्ब से पहले लिखा हुआ है मीराज डॉटर। एक्चुअल आपका हेडवर्ड जो है वो डॉटर है, मुख्य सब्जेक्ट। तो डॉटर जो हो गया, इससे पहले क्या जुड़ा हुआ है, मीराज पॉजेसिव केस है, तो ये वाला जो हो जाएगा वो यहाँ पर काम करेगा सब्जेक्ट एट्रीब्यूट का। आगे चलेगा, आगे लिखा हुआ है हिज डॉटर, हेडवर्ड जो काम करेगा वो आपका कौन हो गया, डॉटर। डॉटर से पहले आपका प्रोनाउन जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है, क्या जुड़ा हुआ है, हिज, तो ये आपका काम करेगा एट्रीब्यूट की तरह। आगे चलेगा, मैंने कहा डॉग्स, भौंकने वाले कुत्ते, बार्किंग डॉग्स, तो ये बार्किंग शब्द जो है वो आपका डिफाइन कर रहा है डॉग्स को, यानी कि जो हेडवर्ड है यानी कि मुख्य शब्द है वो आपका हो गया डॉग्स। डॉग्स को डिफाइन कर रहा है कौन, बार्किंग। तो बार्किंग शब्द जो होगा वो हो जाएगा आपका एट्रीब्यूट। मीरा विद हर मदर इज गोइंग टू मार्केट। अब देखिएगा, हेडवर्ड है आपका कौन, मीरा, और इसके साथ में आपका फ्रेज जुड़ा हुआ है विद हर मदर। तो यहाँ पर ये जो आपका पूरा का पूरा होगा ये आपका काम करेगा सब्जेक्ट एट्रीब्यूट का। फिर मैं कहता हूँ कि द ओल्ड बैगर वाज, वो फाइंड आउट कर लीजिएगा। वाज यहाँ पे ये मतलब नहीं है मुझे कि आप हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब, बस आप जाहिर सी बात है कि वर्ब को फाइंड आउट कर लीजिएगा। वर्ब आपका वॉज हो गया, वॉज से पहले हेडवर्ड देखिएगा क्या लगा हुआ है, बैगर। बैगर को डिफाइन कर रहा है एक तो ओल्ड और एक क्या लगा हुआ है, द। तो द और ओल्ड जो होंगे वो दोनों शब्द आपका बैगर के लिए किसका काम करेंगे, एट्रीब्यूट का। तो कहने का मतलब एट्रीब्यूट क्या होता है या सब्जेक्ट इनलार्जमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ में कुछ शब्दों को जोड़ेंगे और सब्जेक्ट को बड़ा बना दिया जाएगा, सब्जेक्ट को लार्ज बना दिया जाएगा, और ये प्रोसेस जो है वो आपका कहलाता है सब्जेक्ट इनलार्जमेंट। किया जाता है किसके जरिए, सब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स के जरिए। एट्रीब्यूट्स आपके पहले जुड़ सकते हैं, बाद में जुड़ सकते हैं, सब्जेक्ट को बड़ा करते हैं ताकि आप लोग जो हैं वो इजीली कंफ्यूज हो जाओ। सब्जेक्ट हमेशा एक शब्द होता है मेरे भाई, जो चीज़ें उसके साथ में जुड़ी हुई होती हैं वो सब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स कहलाती हैं। ये बात आप हमेशा रखेंगे ध्यान में। बात क्लियर है? चलिएगा फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर बढ़ते हैं आगे। तो ये बात होगी आपका सब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स की। यहाँ से जो है वो आपका एक छोटी सी चीज आएगी वो आपका आता है अपोजिशन। अब अपोजिशन क्या रहता है, अपोजिशन के अंदर क्या होगा कि जब भी कोई भी वर्ड जो है वो अपोजिशन के स्थान पर आपका काम में लिया जाएगा, तो वो जो वर्ड होगा वो जिस वर्ड के लिए आपका अपोजिशन के तौर पे काम में लिया गया है वो एक दूसरे वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि अपोजिशन एक्चुअल में होता क्या है। जैसे मैंने ये कहा कि मैं कहता हूँ मीरा, ठीक है, फिर मैंने कहा माई फ्रेंड, ठीक है, ये कोमा, फिर मैंने कहा आपका इज ए डॉक्टर, ठीक है। अब देखना, यहाँ से मैं बात करता हूँ तो मीरा की मैं बात करता हूँ तो मीरा भी जो है वो क्या है, डॉक्टर है। और माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड जो है वो भी आपका क्या है, डॉक्टर है। तो कहने का मतलब मीरा और माई फ्रेंड जो है वो दोनों एक ही आइडेंटिटी हैं। तो कहने का मतलब ये जो आपके दोनों जो आपके स्ट्रक्चर हैं वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिशन में हो जाएंगे। तो कहने का मतलब मीरा जो है वो माई फ्रेंड को रिप्लेस कर सकता है, माई फ्रेंड मीरा को। तो ये दोनों के दोनों जो आपके स्ट्रक्चर रहते हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिशन में। अब आगे चलते हैं, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा जॉन एफ कैनेडी द प्रेसिडेंट of the US was
असैसिनेटेड। तो कहने का मतलब जॉन एफ कैनेडी जो है वो आप जानते होंगे यूएस के प्रेसिडेंट थे, तो उनको जो है वो असैसिनेट किया गया था। असैसिनेट का ध्यान रखिएगा कि जब मैं बात करता हूँ असैसिनेट, ठीक है, एक आप हमेशा बच्चों ध्यान रखेंगे कि जब भी आप किसी भी शब्द को पढ़ते हैं तो उसका कैटेगरी आप हमेशा ध्यान रखेंगे। असैसिनेट जो है वो आपका होता है वर्ब, ठीक है, और असैसिनेट का मतलब होता है राजनीतिक कारणों की वजह से यदि किसी की हत्या की जाती है तो उसको अपन कहते हैं असैसिनेट। और इसी असैसिनेट से जो है वो आपका नाउन बनता है, उस नाउन को जो है वो आपका कहा जाता है क्या, असैसिनेशन। तो असैसिनेशन जो है वो राजनीतिक कारणों की वजह से किसी की हत्या, यानी कि जो आपके पॉलिटिकल रीजंस होते हैं उनकी वजह से किसी की हत्या करना, वो तो असैसिनेट, और राजनीतिक कारणों की वजह से किसी की हत्या वो होता है आपका क्या, असैसिनेशन। तो अब यहाँ से क्या होता है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे राजीव गांधी जी जो अपने थे उनको राजनीतिक कारणों की वजह से हत्या की गई थी, यानी कि उनका क्या हुआ था, असैसिनेशन हुआ था। अब देखिएगा यहाँ से मैं एक पर्सन की बात करता हूँ तो मैंने नाम लिखा है क्या, जॉन एफ कैनेडी, ये हो गया। और फिर मैं कहता हूँ कि द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, तो यहाँ से मैं यदि बात करता हूँ तो जॉन एफ कैनेडी जो थे वो आपके यूएस के जो थे वो क्या थे, प्रेसिडेंट थे। तो एक तो ये स्ट्रक्चर और एक ये स्ट्रक्चर, ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस कर पा रहे हैं, यदि आप देख पा रहे हो दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो इसके क्या हो जाएगा, अपोजिशन में। तो अपोजिशन में जब भी आपका कोई भी स्ट्रक्चर आता है तो जिसके अपोजिशन में वो है वो दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो यही जो है वो आपका प्रोसेस पूरा का पूरा क्या कहलाता है, अपोजिशन। तो ऐसे करके यदि आपको कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यदि कोमा से लगे हुए, जैसे यहाँ पर आपको कोमा लगा हुआ मिलेगा, ये देखिएगा मैंने यहाँ पर कोमा लगाया हुआ है और यहाँ पर भी मैंने आपका क्या लगाया हुआ है, कोमा। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा मेरे भाई ये वाला, और ये जो स्ट्रक्चर होगा ये वाला, ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं और एक दूसरे के जो होंगे वो किस में हो जाएंगे, अपोजिशन में। तो ध्यान रखिएगा अपोजिशन क्या होता है, अपोजिशन में यदि कोई दो वर्ड है तो वो दोनों वर्ड एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलेगा, ये तो बात होगी आपका सब्जेक्ट की कि सब्जेक्ट क्या होता है। इसके बाद में नेक्स्ट वन जो अपन चलते हैं वो आता है आपका क्या, वर्ब, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को मैं यहीं पर परिभाषित कर दूंगा वर्ब के साथ में ही। तो वर्ब क्या होता है, वर्ब की मैं यदि बात करूं तो काम का होना या करना जो है वो आपका क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। अब मैं यदि बात करूं तो क्रिया आपके सामने अलग अलग टाइप की आएंगी, आगे डिफाइन करूंगा पूरा का पूरा कैसे आएंगी। पहले यहाँ पर कैटेगरीज देख लीजिएगा कि वर्ब की कैटेगरीज जो होंगी वो कौन सी होती हैं। सबसे पहले आप लोगों ने अब तक आप लोग नाम सुनते आए हैं कि जी हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसको अपन कहते हैं कैसी क्रिया, सहायक क्रिया। दूसरा जो आपका आता है, एक आपका सेंटेंस के अंदर आता है आपके सामने क्या, मैन वर्ब, इसको आप कहते हैं कैसी क्रिया, मुख्य क्रिया। अलग अलग टाइप्स बता रहा हूँ क्रियाओं के, आपके सामने आएंगे। इसके बाद में तीसरा जो आपका आता है वो आपका आता है मॉडल वर्ब्स, ठीक है। तो इनको जो है वो आपने देखा होगा, कैन, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, ये जो होंगे वो आपके होते हैं मॉडल वर्ब्स की कैटेगरी में। चौथे नंबर पे जो आपका वर्ब आता है वो आता है आपका स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब का मतलब होता है ऐसा वर्ब होगा जो आपका कोई ना कोई स्टेट को या अवस्था को दर्शाता है, एक्शन को नहीं दर्शाता है। जैसे मैं आपको बात करता हूँ थिंक, थिंक का मतलब होता है सोचना। रिमेंबर, फॉरगेट, लव, हेट, लाइक, प्रेफर, ये जो होंगे वो आपका रहते हैं किसकी कैटेगरी में, स्टेटिव वर्ब्स की कैटेगरी में। यानी कि स्टेटिव वर्ब्स का जो है वो स्टेट होती है। इसके बाद में नेक्स्ट वन अपन चलते हैं। तो नेक्स्ट वन मेरे पास जो वर्ब आता है वो आपका आता है डायनेमिक वर्ब, या फिर इन्हीं डायनेमिक वर्ब्स को जो है वो आपका एक नाम और दिया जाता है, वो ध्यान रखिएगा। इनको आपका कहा जाता है कैसे वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स। तो दो आपके आएंगे, एक तो एक्शन वर्ब होगा, एक डायनेमिक वर्ब होगा। ये दोनों एक दूसरे के रिप्लेसमेंट होते हैं। डायनेमिक को ही आप क्या कह सकते हो, एक्शन वर्ब कह सकते हो। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन जो मेरे पास वर्ब आता है वो वर्ब आता है मेरे पास, एक तो आपने पढ़ा होगा ट्रांजिटिव वर्ब, और एक आपका जो है वो वर्ब आपके सामने आएगा
इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये वर्ब्स के अलग अलग कैटेगरीज हैं, यदि आपके सामने आए तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इंट्रांजिटिव वर्ब्स, दोनों का डेफिनेशन बता देता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं वो आपकी ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको अपने बाद में एक कर्म की जरूरत पड़ती है। हिंदी में आप इनको बोलते हैं सकर्मक क्रियाएं, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होंगी वो ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको अपने बाद में ऑब्जेक्ट की नीड नहीं रहती है। जैसे मैं कहता हूँ द सन राइजेस, जैसे मैं कहता हूँ सी स्माइल्स, सी लाफ्स, तो यहाँ पर लाफ हो गया, स्माइल हो गया, राइज हो गया, इनको अपने बाद में ऑब्जेक्ट का नीड नहीं है। तो ऐसे वर्ब्स होंगे इंट्रांजिटिव जिनको अपने बाद में ऑब्जेक्ट की नीड पड़े, वो होते हैं कैसे? ट्रांजिटिव। इसके बाद में आगे चलते हैं, तो आगे आपका जो आपका वर्ब आता है वो आपका आता है फाइनाइट वर्ब, और नेक्स्ट आपका जो आपका वर्ब आता है वो यहीं से आपका निकल के आता है कौन सा? नॉन फाइनाइट वर्ब्स, ठीक है। तो एक तो आपका वर्ब जो है वो निकल के आएगा फाइनाइट वर्ब्स, एक आपका निकल के आता है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करती रहती हैं, यानी कि जैसे ही टेंस चेंज होगा फाइनाइट वर्ब्स चेंज हो जाएंगी, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स की मैं बात करता हूँ तो ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो टेंस के अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं करती हैं। किसी भी टेंस में आप इनको यूज़ कीजिए, इनका स्ट्रक्चर जो रहेगा वो बिल्कुल सेम रहता है मेरे भाई। नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जेरेंड हो गया, इन्फिनेटिव हो गया और पार्टिसिपल हो गया। तीनों को आगे जाके अपन सिंप्लीफाई करेंगे। तो नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 कैटेगरी हैं, जेरेंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो आपका टेंस के अकॉर्डिंग क्या होती जाती हैं? चेंज होती जाती हैं। और अगला जो आपका वर्ब की कैटेगरी आती है वो आती हैं आपकी रेगुलर वर्ब्स, और इसी के साथ में एक आपके आएंगे इर्रेगुलर वर्ब्स। एक तो वर्ब्स होती हैं आपकी रेगुलर वर्ब्स, एक होती हैं आपकी इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? ये जो वर्ब्स होती हैं वो आपका ईडी, ईएन, टी के अंदर एंड होती हैं। जैसे मैं आपका कहता हूँ लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, हो गया ना ईडी के अंदर एंड। उसी हिसाब से जैसे मैं आपका कहता हूँ सिंग, सेंग, संग, यानी कि इनके सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होंगे वो चेंज होते रहते हैं। बाकी इर्रेगुलर वर्ब्स जो होंगे उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज नहीं होते हैं। जैसे पुट, यदि मैं पुट की बात करता हूँ तो पुट की यदि अपन बात करते हैं तो पुट, 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 तीनों फॉर्म सेम रहते हैं। उसी हिसाब से बिड, 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 जिसको अपन कहते हैं बोली लगाना, बिड, 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 बिड का एक और होता है बिड, बैड, बिडन होता है, वो आपका आदेश देना होता है। तो बिड, 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 ये तीनों फॉर्म सेम रहते हैं जब अपन बात करते हैं बोली लगाने की। तो रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो अपने स्ट्रक्चर चेंज कर जाते हैं, और इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो क्या नहीं करते हैं? स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब जो आपका मैन वर्ब की सहायता के लिए लगा हुआ होता है, फिर आता है मैन वर्ब, फिर आता है मॉडल वर्ब्स कैन, मे, शैल, शुड, मे, माइट, वुड, विल। स्टेटिव वर्ब्स अवस्था को दर्शाती हैं, डायनेमिक या एक्शन वर्ब्स क्रिया को दर्शाती हैं, काम का होना। ट्रांजिटिव्स क्रम की जरूरत पड़ती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। इंट्रांजिटिव क्रम की जरूरत नहीं पड़ती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। फाइनाइट वर्ब्स टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज हो जाते हैं। इरेगुलर वर्ब्स जो आपका सेकंड और थर्ड फॉर्म में हमेशा क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। तो ये आपके वर्ब्स की कैटेगरी हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर चलते हैं आगे। अब वर्ब को जो है मैं यहाँ से ज़्यादा डिफाइन ना करके आपको मैंने कैटेगरी बता दी है, बाकी जो चीज़ें होंगी वो आगे जाके अपन डिटेल में पढ़ते हैं। अब यहाँ से आप लोगों ने देखा होगा कि अपन जब भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अपने सामने दिक्कत जो है वो कहाँ पर आती है कि सब्जेक्ट तो ठीक है, फिर आपका वर्ब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वर्ब के बाद में एक आइडेंटिटी रखी जाती है जिसको अपन कहते हैं क्या? ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट यहीं से एक स्ट्रक्चर और बनता है मेरे भाई, जिसमें रहेगा एक तो आपका क्या? सब्जेक्ट, एक आपका रहेगा क्या? वर्ब, और एक यहाँ पर जो आपका लगा हुआ रहता है जिसको मैं कहता हूँ क्या? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की मैं बात करूँ तो ये क्या है
कि सब्जेक्ट को जो है वो पूरा करता है, या फिर इसको यदि आप कहें तो सब्जेक्ट का ही आईना होता है, सब्जेक्ट का ही मिरर होता है। अब आप कहेंगे कि जी दोनों में स्ट्रक्चर सेम है, तो हम लोग जो है वो पता कैसे लगाएं कि ये वाला जो है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ये वाला जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया देता हूँ। जब आप इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसमें आपका लिखा हुआ है क्या, सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से ये वर्ब जो है वो आपका आएगा इसकी कैटेगरी में। किसकी कैटेगरी में? लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में। ये वर्ब जो होगा वो कैसा होगा? लिंकिंग वर्ब होगा, यानी कि लिंक करने का काम करेगा। और लिंकिंग वर्ब के अंदर जो आते हैं वो आपके बी वर्ब के फॉर्म आते हैं, जैसे आप यूज करते हो इज, एम, आर। ध्यान रखिएगा ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम नहीं करेंगे, ये यहाँ पर मेन वर्ब की तरह काम करेंगे जब ये लिंकिंग वर्ब रहेंगे। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब की तरह काम करेंगे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में काफ़ी सारे होते हैं, जैसे आपका हो गया टेस्ट हो गया, उसी हिसाब से फेल हो गया, उसी हिसाब से आपका हो गया क्या, लुक हो गया। लुक के बाद में मैं यदि बात करता हूँ तो एक आपका हो गया क्या, बिकम हो गया, एटसेट्रा। काफ़ी सारे होते हैं। तो लिंकिंग वर्ब जो होंगे, यदि लिंकिंग वर्ब जुड़ा हुआ है तो रहेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और यदि लिंकिंग वर्ब के अलावा कोई वर्ब है तो वो आइडेंटिटी आपकी होगी क्या, ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत इजी चीज़ें हैं, बहुत जल्दी समझ में आएगा। जैसे मैंने आपका कहा, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने कहा कि राम प्लेज, और फिर आपका हो गया हॉकी। छोटा सा एग्जांपल है, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब क्या खेलता है, हॉकी खेलता है। यदि मैं बात करूं ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता तो ये या तो सब्जेक्ट को पूरा करता या फिर सब्जेक्ट का मिरर इमेज होता। मिरर इमेज होने का मतलब कि जो आपका वर्ब है उसको हटा दीजिए, यहाँ पर आप सब्जेक्ट को रख दीजिए, यहाँ पर आप वर्ब के बाद वाली आइडेंटिटी को रख दीजिए। यदि ये इसको रिप्लेस कर पा रहा है तो ये आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट ना होके ये कहलाएगी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से देख लीजिए रख के, यदि मैं मिरर, ये वाला जो है वो बीच में जो है वो मैं मिरर लेता हूँ तो मिरर इमेज बनता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखिएगा। तो मिरर की मैं यदि बात करता हूँ तो ये तो मैंने यहाँ पे रखा आपका क्या, हॉकी, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं रखता हूँ किसको, राम को। अब एक बात बताना मेरे भाई कि हॉकी जो है वो राम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। या फिर राम जो है वो हॉकी हो सकता है? अरे राम को हॉकी की तरह प्लेग्राउंड में यूज कर सकते हैं क्या? नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि ये वाला जो होगा वो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम नहीं करेगा। यदि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं है और वर्ब के बाद में रखा हुआ है तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलेगा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि राम इज, और फिर हो गया आपका क्या, पुअर। अब देखना वर्ब आपको मिल गया, क्या मिल गया, इज, लिंकिंग वर्ब है, आइडेंटिटी आपका जुड़ा हुआ है क्या, पुअर। अब देखना मैं यदि बात करता हूँ, मैंने कहा बीच में मिरर को रखिए, एक साइड में सब्जेक्ट को रखिए, एक साइड में वर्ब के बाद की आइडेंटिटी रखिए। तो यहाँ पर मैं यदि बात करता हूँ क्या रखा, पुअर। तो पुअर जो है वो कौन है, राम। राम जो है वही क्या है, पुअर है। तो ये आइडेंटिटी जो है वो आपका कहलाएगी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट ना होके ये यहाँ पर आपका क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सीधी सी बात है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब भी आपका जुड़ेगा तो वो जुड़ता है आपका लिंकिंग वर्ब्स के जरिए। जबकि मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ तो ऑब्जेक्ट आपका बेसिकली जो आप वर्ब्स यूज़ करते हैं उनके साथ में जो है वो आपका कौन जुड़ता है, ऑब्जेक्ट जुड़ता है। तो दोनों में डिफरेंस ये रहता है, कंफ्यूज मत होइएगा। मैं और एग्जांपल आपको करवा देता हूँ, फटाफट से इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा, जैसे मैं आपको कहता हूँ सेंटेंसेस या तो मेरे साथ में लिख लीजिएगा या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने कहा कि मीरा सिंग्स ए सॉन्ग, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ, जैसे मैंने कहा कि रोहन बिकेम हेडमास्टर। फिर जैसे मैंने कहा कि
मीरा इज लेजी। फिर मैं कहता हूँ कुणाल was rich last year। और फिर जैसे मैंने कहा they are playing, और फिर हो गया आपका क्या, चेस। 5 छोटे छोटे एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं, इजीली फाइंड आउट कर लोगे। यहाँ से इस वर्ब को हटा दीजिए, ठीक है। मैं ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में अंतर करना सिखा रहा हूँ। यहाँ से मिरर रखिए, सॉन्ग मीरा को रिप्लेस कर सकता है? नहीं। मीरा सॉन्ग को रिप्लेस कर सकती है? नहीं। तो सॉन्ग जो रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ सेंटेंस को पूरा, सिंग से सॉन्ग। अब देखिएगा, रोहन बिकेम हेडमास्टर। हेडमास्टर जो है वो कौन बना है, रोहन, और रोहन ही क्या बना है, हेडमास्टर। तो यहाँ से जो है वो आपका हेडमास्टर शब्द जो काम करेगा वो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आगे चलते हैं। मैंने कहा मीरा इज़ लेजी, इसको हटा दीजिए। लेजी जो है वो कौन है, मीरा है, और मीरा जो है वो क्या है, लेजी है। तो लेजी शब्द जो होगा वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह काम ना करके, और ये शब्द आपका काम करेगा किसकी तरह, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। आगे चलते हैं। कुणाल वाज रिच लास्ट ईयर। पिछले साल कुणाल जो है वो पैसे वाला था। वाज को हटा दीजिए, रिच जो था वो कौन था, कुणाल था, और कुणाल जो था वही क्या था, रिच था। तो ये वाला जो आपका शब्द है वो यहाँ पर काम करेगा किसकी तरह, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह। नेक्स्ट वन आपका आता है दे आर प्लेइंग चेस। यहाँ से आर प्लेइंग को हटाते हो तो चेस जो है वो दे हो सकता है, नहीं हो सकता। दे जो है वो चेस हो सकता है, नहीं हो सकता। तो चेस जो है वो यहाँ पर आपका काम करेगा किसकी तरह, ऑब्जेक्ट की तरह। तो सीधी सी बात ये होती है मेरे भाई कि जब भी अपन बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो है वो लिंकिंग वर्ब्स के जरिए जुड़ा रहता है, और ऑब्जेक्ट जो है वो आपका बेसिकली जो आप वर्ब्स यूज़ करते हैं उनके साथ में जुड़ा रहता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने का सीधा सा रास्ता है कि बीच वाले वर्ब को हटा दीजिए। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे का आईना होते हैं, एक दूसरे का प्रतिबिंब होते हैं। कौन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट। तो ये चीज़ें जो हैं वो आप लोग जो है वो ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा फंडा बता देता हूँ। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि राहुल इज इन ठीक है, राहुल इज इन जयपुर। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं बात करता हूँ राहुल जो है वो कहाँ पर है, जयपुर में। तो यदि मैं इन जयपुर की बात करता हूँ ना, तो ये वाला जो है वो प्लेस को बता रहा है, राहुल का प्लेस बता रहा है। और जो चीज़ें प्लेस को बताती हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर वो एडवर्ब होती हैं। ध्यान रखिएगा, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी और टाइम, ये 4 चीज़ों को बताने वाले जो शब्द होते हैं, जो फ्रेजेस होती हैं, वो एडवर्ब कहलाती हैं। इन जयपुर प्लेस को बता रहा है, तो ये जो है वो आपका हो जाता है क्या, एडवर्ब। और एडवर्ब जो होगा वो आपका कैसा होगा, प्लेस होगा। एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस के अलावा कोई भी एडवर्ब जो है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, एडवर्ब ऑफ प्लेस के अलावा कोई भी एडवर्ब आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बन सकता है। यहाँ पर इज लिंकिंग वर्ब है, इन जयपुर प्लेस को बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। इन जयपुर कौन है, राहुल, राहुल कहाँ है, जयपुर में, एक दूसरे को रिप्लेस कर पा रहे हैं। तो ये वाला जो होगा वो आपका बनेगा क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और एडवर्ब ऑफ प्लेस के अलावा कोई भी एडवर्ब जो है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर काम नहीं करेगा। जैसे मैंने कहा मीरा इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, एडजेक्टिव आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। लेकिन अगर आपने कहा कि मीरा इज ब्यूटीफुली, यानी कि ब्यूटीफुल के साथ में एलवाई जोड़ा, एडवर्ब बना दिया, तो मीरा इज ब्यूटीफुली गलत हो जाएगा। स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। तो ब्यूटीफुली जो है वो एडवर्ब बन जाता है, ब्यूटीफुल बन सकता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बट एडवर्ब ऑफ प्लेस को छोड़कर बाकी कोई भी एडवर्ब आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं बन पाएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। बात क्लियर है? तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलते हैं।
आगे मैं बात करता हूँ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपके सामने 3 आएंगे। सबसे पहला जो है वो आपके सामने आता है कैसा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा मेरे भाई। दूसरा जो आपके सामने ऑब्जेक्ट आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट आता है कैसा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक जो है वो आपका ऑब्जेक्ट आपके सामने आएगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। 3 ऑब्जेक्ट आएंगे, एक आपका हो जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक आपका आ जाता है इनडायरेक्ट, और एक आपका ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो कैसा रहेगा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जब मैं बात करता हूँ तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो सेंटेंस में आपका आंसर होता है किसका, वर्ड का। ठीक है, और जब मैं इनडायरेक्ट की बात करूँ तो इनडायरेक्ट जो आपका सेंटेंस में आंसर होता है वो आपका होता है टू whom, किससे या किसको। और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जो होगा वो जो नाउन जो आपका रहता है या प्रोनाउन रहता है वो प्रीपोजिशन के बाद में रहता है, यानी कि प्रीपोजिशन जिसको गवर्न करती है वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब मैं यदि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करूं तो सेंटेंस के अंदर आपका जो इनका स्थान रहता है वो देखिएगा कैसे रहता है। जैसे मैंने कहा सब्जेक्ट आ जाएगा, इसके बाद में आपका आएगा वर्ब, ठीक है, इसके बाद में आपका रहता है ऑब्जेक्ट कौन सा, डायरेक्ट, और इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट जो रहता है वो आपका कैसा रहता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, इस हिसाब से स्ट्रक्चर आएगा। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि आई गेव ए चॉकलेट, ठीक है, फिर मैं कहता हूँ टू हिम, ठीक है। तो क्या रहता है कि मैं यदि यहाँ से बात करूँ तो क्या का आंसर क्या दिया गया भाई, चॉकलेट दिया गया, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया आपका कैसा, डायरेक्ट। चॉकलेट जो है वो किसको दी गई, हिम को, तो ये जो हो जाएगा वो आपका ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट। अब क्या होता है कि यदि अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लेके आते हैं ना, तो यहाँ पर तो जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में यहाँ पर आपके प्रीपोजिशन जो है वो या तो ज़्यादातर टू जुड़ा हुआ रहता है या क्या जुड़ा हुआ रहता है, फोर आपका कैसे जुड़ेगा, जैसे मैं कहता हूँ, इसी सेंटेंस को मैं चेंज कर रहा हूँ, देखते जाइएगा कि आई बॉट ए चॉकलेट फॉर मीरा, ठीक है। तो डायरेक्ट आपका ये वाला हो गया, ये वाला इनडायरेक्ट हो गया, इससे पहले प्रीपोजिशन आपका कौन सा आ गया, फोर आ गया। तो कहने का मतलब ध्यान रखिएगा कि यदि सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, फिर इनडायरेक्ट हो, तो इनडायरेक्ट से पहले टू या फोर जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन यदि इनडायरेक्ट पहले आ जाए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यदि अपन पहले लेके आ जाते हैं तो सेंटेंस देखिएगा किस हिसाब से आपका चेंज हो जाएगा। मैंने ये कहता हूँ कि आई गेव, फिर मैंने कहा हिम, और फिर आपका हो जाएगा ए चॉकलेट। चीज़ें वही हैं, सिर्फ हुआ क्या कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था इसको मैंने उठाया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कहाँ लेके चला गया, पहले लेके चला गया। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या रहता है कि जिस ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशन गवर्न करती है, जैसे द कैट इज ऑन द टेबल, तो टेबल जो होगा वो आपका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। उसी हिसाब से कहीं भी आपका प्रीपोजिशन के बाद में यदि आपका नाउन प्रोनाउन जुड़ा हुआ हो तो वो आपका ऑब्जेक्ट जो होगा वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो ये 3 टाइप के ऑब्जेक्ट आपके सामने आएंगे। अब यहाँ से बात ये आती है कि एक इसके ठीक बाद में आपके टर्म आएगी जिसको अपन कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये देखिएगा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दोनों में फ़र्क क्या होता है, कैसे आप इनको जो है वो अलग अलग डिफाइन करेंगे, इसको अपन आगे पढ़ते हैं। पहले इसको देख लीजिएगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।